हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो पहले ही पब्लिश हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विश्व बाजार जो है उसका क्या भूमिका थी, उसका क्या विस्तार और एकीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ चुके हैं और उसका पूरे विश्व भर में क्या प्रभाव था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे 1950 के दशक के बाद पूरे विश्व में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो द्वितीय महायुद्ध जब समाप्त हुआ तो समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्या को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ और यह प्रयास जो है 1945 ईस्वी के जब याल्टा सम्मेलन हुआ जो कि वर्तमान रूस का स्थान है उसके निर्णयानुसार अस्तित्व में आया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि याल्टा सम्मेलन कब हुआ था तो 1945 में होता है और ये जो है माइनर चीज़ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। याल्टा सम्मेलन जो है 1945 में हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना ये जो है सारा कार्य अपने विभिन्न अनुषंगी संस्थाओं जैसे कि यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि के माध्यम से करना आरंभ किया है। तो हम लोग ऑलरेडी यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये सब के बारे में जो है पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं और उसका वीडियो पे इस चैनल पर अपलोडेड है, तो आप लोग देख सकते हैं। परंतु पुनः निर्माण के सभी व्यावहारिक काम दो बड़े प्रभावों वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सहाय में हुआ। ये दोनों देश जो है अलग अलग आर्थिक व्यवस्था वाले देश थे और उनकी विशेषताओं के आलोक में ही युद्धोत्तर काल के आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है विकसित हुए। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से सबक लेते हुए ये तय किया गया कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोग के कायम नहीं रह सकती और यह सबक 1929 के महामंदी से मिला था। दूसरी बात यह थी कि अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी वो रोजगार के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने का ताकत उपलब्ध हो। अतः द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखा जाए, क्योंकि यह भी महसूस किया गया कि इसी के आधार पर विश्व शांति भी स्थापित की जा सकती थी। तो उपरोक्त आर्थिक विचार के उद्देश्य पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित एक न्यू हैम्पशायर है, वहाँ पर ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ है ना। और तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेटन वुड्स पूछा भी था, जो बीपीएससी ट्री 2 एग्जाम हुआ था उसमें ब्रेटन वुड्स के बारे में पूछा था। तो ब्रेटन वुड्स का जो है जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था कि वो जुलाई 1944 में हुआ था और ये ब्रेटन वुड्स जो है एक जगह का नाम है और वो कहाँ है, अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर टाउन में है। और वहाँ पर क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था और उसमें क्या होता है, इसमें खास बात क्या थी कि इसमें एक सहमति बनी कि जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना हुई थी। यानी कि ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन ही था कि जब क्या होता है कि IMF की स्थापना की गई थी और ये IMF का काम क्या था कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी क्या है, इसका जुड़वा भाई कहा जाता है इसको। तो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक जो है का भी गठन किया गया और इन दोनों विश्व संस्थाओं को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। इन दोनों संस्थाओं ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना आरंभ किया और इन दोनों संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव अभी तक कायम है और आज भी अपने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और संबंधों को निर्धारित करने में इसका भरपूर इस्तेमाल करता है। तब हम लोग पढ़ेंगे कि 1945 से 1960 के दशक के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध था, यानी कि जो बड़े बड़े जो देश थे उनके बीच जो आर्थिक संबंध था वो किस तरह से था। तो 1945 से 1960 के दशक के बीच विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके हम लोग देखते हैं। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। तो क्या है कि 1945 के बाद विश्व में दो, तो पहला क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 1945 के बाद विश्व जो है दो भिन्न अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा और दोनों ने विश्व स्तर पर अपने प्रभावों तथा नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया और इससे विश्व में एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया। संपूर्ण विश्व मुख्यतः 2 गुटों में विभाजित हो गया और एक जो था एक साम्यवादी अर्थतंत्र वाले देशों का गुट जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था और जिसकी विशेषता थी कि राज्य जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, और दूसरा पूंजीवादी अर्थतंत्र देशों के गुट जिसकी विशेषता थी बाजार और मुनाफा आधारित आर्थिक व्यवस्था जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो सोवियत रूस, पूर्वी यूरोप, हंगरी, रोमानिया, पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश आते थे? हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी आदि, और भारत जैसे नव स्वतंत्र देशों में अपने आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का गंभीर प्रयास किया।
जबकि पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में उसे पूर्ण सफलता मिली, जबकि भारत जैसे देशों में सिर्फ अपने प्रभाव में ही ला सका। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है कि सोवियत रूस और अमेरिका में दो तरह के अलग अलग अर्थव्यवस्था थी। सोवियत रूस में साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दोनों ही देशों का भारत में सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रभाव ही था। दूसरा क्षेत्र क्या था कि पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के बीच बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को विकास के अंतर्गत कहा जाएगा, और ये क्षेत्र पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संचालित हो रहा था, और इसका प्रमुख उद्देश्य ही यह था कि साम्यवादी अर्थतंत्र और विचार के बढ़ते प्रभाव को कम करना या रोकना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के दो क्षेत्र जो था दक्षिण अमेरिका, मध्य पश्चिम एशिया के तेल संपदा संपन्न देशों जो कि इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, अमन, सीरिया, लेबनान में जबरन अपनी नीतियों को थोपने का काम किया। और उसमें क्या किया कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी खुफिया संस्था जो थी, जिसको क्या कहते हैं CIA, है ना, के माध्यम से सैनिक शक्ति के इस्तेमाल की हद तक जाकर अपना प्रभाव स्थापित किया। जबकि और इसका दंत जो है अभी तक हम लोग हमेशा जो जियोपॉलिटिक्स को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अमेरिका किस तरह से इन देशों को यूज़ कर रहा है। जबकि पश्चिम मध्य एशिया के देशों पर अपने प्रभाव को अरब बहुल आबादी वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में एक नई यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित करवाकर बनाए रखने में सफल हुआ। तो ये जो अभी फिलिस्तीन और यहूदी राष्ट्र इजराइल का युद्ध जो है अभी चल रहा है, तो ये आप लोग हमेशा जो है सुनते आ रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में। तो इसके पीछे भी साजिश किसका है? इन दोनों को लड़ाने के लिए ये भी अमेरिका का ही साजिश है। और तो उसी में क्या किया किसने, जो पहले ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है और वहाँ पे एक नया यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित करवा दिया। कौन करवा दिया? अमेरिका। और इसी को बनाए रखने में सफल भी हुआ। और वस्तुतः अमेरिका ये जानता था कि बाजार आधारित व्यवस्था का आधुनिक रूप की रीढ़ जो है तेल और गैस नामक ऊर्जा स्रोत है, जिसकी कमी उसके सहयोगी अधिकांश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में था, अतः वो हर हाल में इस क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव बनाए रखना चाहता था। वर्तमान में इस क्षेत्र में अधिकांश देशों में इस संपदा का दोहन उसकी या उसके सहयोगी राष्ट्रों की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। और यद्यपि एक बात यह भी है कि अमेरिका के उन क्षेत्रों पर स्थापित इस प्रभाव में वहाँ की अपनी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का भी बड़ा योगदान है या रोल है। तो क्या है कि उन सभी देशों के शासन का स्वरूप क्या है कि राजशाही या तानाशाही सैनिकवाद है, जिसमें जनता की आवाज़ को सुना नहीं जाता है। और इसका जो दूसरा क्षेत्र है, दूसरा घड़ा जो है वो पश्चिमी यूरोप है, जिसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बाल्टिक देश जिसमें स्पेन है वो भी था। और ये यहाँ भी 1945 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता 1945 के बाद यह रही कि विश्व राजनीति और अर्थ क्षेत्र में इन देशों का प्रभाव काफ़ी क्षीण हो गया। और 1970 तक एशिया और अफ्रीका में स्थापित उनके सारे उपनिवेश जो है उनसे छीन गए, जिनके संसाधनों का दोहन करके उन देशों ने विश्व पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। और इसी स्थिति से निपटने के लिए साम्यवादी विचार के प्रसार को रोकने के लिए समन्वय और सहयोग के एक नवीन युग की शुरुआत किया गया, जिसे एकीकरण यूरोप के रूप में ही हम जानते हैं। और इस दिशा में पहला प्रयास जो है वैसे तो 1945 के फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया के यूरोपीय संघ के विचार में हम देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इनकी शुरुआत 1944 में उभर कर सामने आया, जब नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने बेनेलेक्स नामक संघ बनाया। तो यहाँ पे क्या है कि जब साम्यवादी विचार के प्रसार को रोकने के लिए क्या किया कि यूरोपियन कंट्री ने उसको रोकने का बहुत प्रयास किया, और उसके लिए क्या किया उसने कि सब लोग एकजुट होकर रखेंगे, एक संघ बनाएंगे। तो क्या किया 1945 में फ्रांस के जो विदेश मंत्री थे ब्रिया ने यूरोपीय संघ का विचार जो है सबके सामने रखा। तो लेकिन इस संघ का जो विचार था उसकी नींव कब पड़ी थी? जो वास्तविक रूप में इसकी नींव जो है वो पड़ी थी 1944 में। और कैसे कि जब नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ये 3 देशों ने मिलकर बेनेलेक्स नामक संघ बनाया था, और इसी का है वास्तविक उपज यही था। और इसी से 1945 में फ्रांस के विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ का जो है कॉन्सेप्ट रखा था सबके सामने। और फाइनली 1948 में जो है ब्रसेल्स की संधि हुआ था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रसेल्स की संधि कब हुई थी? 1948 में। और इसका काम क्या था कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग से प्रक्रिया से कोयला व इस्पात के माध्यम से शुरू किया गया था। और इन प्रयासों के बीच जो सबसे पहला बड़ा कदम उठाया गया था कब कि 1957 में उस साल जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कमेटी एवं EEC की स्थापना की गई, है ना। तो और इससे में फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड और लग्जमबर्ग, इटली ये सब जो है देश शामिल थे। और इन देशों ने जो है एक साझा बाजार स्थापित किया। ग्रेट ब्रिटेन 1960 में इसका सदस्य बना। और इन सभी प्रयासों के बीच हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्यक्ष प्रभाव इन सभी देशों पर स्पष्ट रूप से बना रहा, क्योंकि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में उसी के द्वारा सभी को आर्थिक सहायता दिया जा रहा था। द्वितीय महायुद्ध के बाद एक तीसरा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि एक ऐसा था जहाँ नवीन आर्थिक संबंध विकसित हुआ, और वो क्षेत्र था एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश। इसमें से हमारा भारत भी आएगा कि 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही इन
देशों में स्वतंत्रता की एक नई लहर पैदा हो गई। अगले 15 वर्षों में सभी देश लगभग आज़ाद हो गए और देशों पर तत्कालीन विश्व के दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति जो थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, दोनों अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। और इसी प्रयास में अमेरिका ने की जो सहायता, जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है, इन्हें किसकी सहायता की? अमेरिका की सहायता की। जबकि रूस अपने विचारों और राजनीतिक शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था। और रूस क्या है, रूस को हेल्प क्या कर रहा था? जो उसकी विचारधारा थी और राजनीतिक शक्ति, इसका इस्तेमाल करके वो इसका प्रभाव जो है नवस्वतंत्र देशों पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। तो क्या था कि चूंकि ये सभी नवस्वतंत्र देश जो थे लंबे औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक रूप से बिल्कुल विपन्न हो गए थे, इसीलिए अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए उन्होंने उन दोनों देशों से आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का सहयोग चाहिए था। दोनों देशों ने जो है अपनी नीतियाँ और आर्थिक विचारों के अनुसार सहयोग किया और साथ ही अपना प्रभाव भी उन देशों पर बढ़ाया। और इसी प्रयास में अमेरिका का सहयोग वहाँ की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी किया, है ना। तो इसका उदाहरण के रूप में हम भारत के लौह इस्पात का उद्योग को लेते हैं, जिसका विकास अमेरिका तथा उसके सहयोगी राष्ट्र और सोवियत रूस दोनों के सहयोग से हुआ था। तो यहाँ एक चित्र दिया हुआ है कि इसमें देख सकते हैं कि भारत के लौह इस्पात कारखाना में कैसे काम होता था और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस दोनों के सहयोग से बना था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भूमंडलीकरण और आज के जीविकोपार्जन और भूमंडलीकरण के अंतर साम्य अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग भूमंडलीकरण क्या है इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है और इसे ही संपूर्ण विश्व को एक बड़े गाँव के रूप में परिवर्तित कर दिया है, इसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। तो भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन का विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों के भौतिक मनोविज्ञान स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में विश्व स्तर पर पाए जाने वाले एक रूपता या समानता भूमंडलीकरण के अंतर्गत आएगा। जैसे वेशभूषा, खान पान के स्तर पर कुछ मौलिक विशेषताएं विश्व के सभी देशों में समान रूप से पाई जा रही है। यहाँ पे एक और नया शब्द है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि पूंजीवाद क्या होता है। तो पूंजीवाद जो है कि पूंजी पर आधारित एक अर्थव्यवस्था है जो कि व्यापार और मुनाफा के ऊपर ही टिका हुआ है। इसे ही क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं हम लोग, पूंजीवाद कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भूमंडलीकरण के उदय के विषय में इतिहासकारों और विचारकों में काफ़ी मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि किसी न किसी रूप में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है मानव जीवन के आरंभ से ही चल रही है और समय के साथ साथ जो उसका स्वरूप बदल रहा है। जबकि विद्वानों का दूसरा समूह जो है भूमंडलीकरण को पूंजीवादी से जोड़कर देखता है। उनका क्या मानना है कि जिसका उदय आधुनिक काल में तो हुआ, लेकिन इस दृष्टि से उसका पूंजीवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन विचारों के आलोक में भूमंडलीकरण के उदय को 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान माना जा सकता है, जो प्रत्यक्षता आधुनिकीकरण और पूंजीवादी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब पूंजीवादी विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया तो भूमंडलीकरण का स्वरूप भी है व्यापक होता गया और इस समय पूंजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिमाण भी जो है काफ़ी बढ़ गया। तो यहाँ पे एक नया वर्ड है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि शीत युद्ध क्या है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि शीत युद्ध जो है वो कि राज्य नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेतृत्व करता देशों, जो कि सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का जो सामरिक तनाव था उसको क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध एक तरह से क्या आर्थिक तनाव था, जिसमें क्या कहता है जो सोवियत रूस भी शक्तिशाली था और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शक्तिशाली था। तो ये कहते हैं राज्य और बाजार को नियंत्रित करना चाहते थे और इसी की होड़ में जो उन दोनों के बीच तनाव हुआ, इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर महायुद्ध के आरंभ तक काफ़ी तीव्र रहा था और इस दौरान जो माल, वस्तु या कच्चा मतलब जो रॉ मटेरियल्स है और पूंजी और श्रम तीनों का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह लगातार बढ़ गया था। इसमें इस दौरान विकसित नवीन तकनीकों का भी उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु 1914 से 1991 तक यानी कि 1991 के बीच जो है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई। तो टाइम पीरियड क्या था कि 1914 से 1991 के बीच जो है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई और दो महायुद्ध जो थे कि साम्यवादी क्रांति, सोवियत संघ और उसके गुट का निर्माण, उपनिवेशवाद की समाप्ति और भारत जैसे अनेक नव स्वतंत्र देशों का उदय, उसके द्वारा अपने बाजार और संसाधनों को अपने स्वतंत्र आर्थिक विकास के लिए आरक्षित करना तथा शीत युद्ध के कारण भूमंडलीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो बाधित रहा। तो इसमें जो भी प्रक्रिया धीमी हुई इसके बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे क्या था, पहला तो दो महायुद्ध हुए, फिर साम्यवादी क्रांति हुई, सोवियत संघ और उसके गुट का निर्माण हुआ, उपनिवेशवाद की समाप्ति हो गई, भारत जैसे अनेक नव स्वतंत्र देश जो उसका उदय हो गया और उदय ही नहीं हुआ बस उसके द्वारा जो बाजार और संसाधनों को अपने आर्थिक विकास के लिए आरक्षित करते थे वो लोग, तो ये अपने लिए भारत अपने लिए आरक्षित करने लगा, है ना। और शीत युद्ध के कारण जो है, शीत युद्ध भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इसके कारण भूमंडलीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया बाधित रहा। तो अगर ऑप्शन में दे दे कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया बाधित होने के कारण क्या क्या थे, इनमें से क्या नहीं थे, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, तो ये सब पॉइंट्स जो हम लोग को याद रखना है। तो 1929 से 1930 के बीच के महामंदी ने तो क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रक्रिया को बिल्कुल
स्थिर ही कर दिया था। और हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आर्थिक मंदी आया था 1929 से 1930 के बीच, तो ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है बिल्कुल थम गया था, स्थिर हो गया था और व्यापार और पूंजी का प्रवाह जो है बिल्कुल रोक दिया गया था। अब क्या था कि 1991 के बाद जब सोवियत साम्यवादी गुट का अवसान हो गया, यानी कि जो साम्यवादी गुट थे वो चरम पे था, लेकिन वो अवसान की स्थिति में आ गया, मतलब ढलने की स्थिति में आ गया, तो पूंजीवाद की ये जो है बिल्कुल नवीन अवधारणा का विकास पुनः एक नया स्वरूप के साथ, तो फिर से जो है पूंजीवाद जो है सर उठाने लगा और जो नवीन अवधारणा का विकास हुआ एक नए स्वरूप के साथ हुआ। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन विलियमसन ने 1990 में किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहला प्रथम उपयोग जो है इस्तेमाल किसने किया या फिर उसका नामकरण किसने किया, तो अमेरिका के जो जॉन विलियमसन है वो 1990 में किया। आगे क्या पढ़ेंगे कि दक्षिण अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के रूप में पहले आरंभ किया गया। ये देश 1980 के दशक के बाद आर्थिक रूप से काफ़ी जर्जर हो गए थे और धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया और इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया था, इसके प्रभाव को है कायम रखने के लिए किसका जो है कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1995 में अस्तित्व में आया। भूमंडलीकरण का जो है कि प्रभाव को कायम रखने के लिए विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है फिर से 1995 में अस्तित्व में आया और विश्व व्यापार संस्था जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए गठित क्षेत्रीय संगठन जैसे G8, ओपेक, आसियान, यूरोपीय संघ, G15, G17, दक्ष 6, सार्क इत्यादि का भी भूमंडलन की प्रक्रिया को विकसित करने में प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अभी जैसे इंडिया में G20 हुआ था और वो काफ़ी न्यूज़ ने सुर्खी बना था, तो G20 अब खत्म हो गया, वो क्या बन गया, G21 बन गया, है ना। तो इसी तरह जो G8 है, G15 है, G77 है और इसी तरह के जो है एक संगठन है और इन सबका काम क्या है कि ये आर्थिक संगठन है ना, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है और ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आगे हम लोग यहाँ पे एक डिफिनेशन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां के बारे में पढ़े थे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो है जब कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो 1920 के बाद से इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष हुआ जो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है काफ़ी बढ़ गया। मतलब ऐसी कंपनियाँ जो है जिसका जो है ऑफिस या मार्केट क्षेत्र है, बाजार क्षेत्र है, जो सिर्फ एक देश में ही सीमित नहीं है बल्कि बहुत सारे देशों में। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता, जैसे मैकडोनल्ड्स है, वो बहुत सारा मतलब आपको लगभग ज़्यादा जो है कंट्री में वहाँ पे मिल जाएगा। जो KFC है ना, इस तरह से जो है खाने का मैं बता रही हूँ। फिर जो ब्रांडेड जैसे अगर आप कपड़ों में ज़ारा और ये सब है, तो ये सब क्या है, MNCs कंपनी है। आज जो है जीविकोपार्जन और भूमंडलीकरण का अंतर साम्य संबंध क्या है, तो वर्तमान परिदृश्य में भूमंडलीकरण के प्रभाव को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से सैनिक शक्ति को आर्थिक शक्ति के द्वारा जो है पीछे छोड़ दिया गया। अब किसी भी देश की शक्ति और क्षमता का आकलन उसके पास मौजूद हथियारों या सैनिकों की संख्या के बजाय नागरिकों की समृद्धि के आधार पर किया जाने लगा। तो क्या होता है यहाँ पे कि पहले क्या होता था, किसी देश की शक्ति और क्षमता का आकलन उसके पास मजदूर हथियारों पर ही होता था, लेकिन अब वो चेंज हो गया कि मजदूर हथियारों या सैनिकों की संख्या के बजाय नागरिकों की समृद्धि के आधार पर किया जाने लगा। अर्थव्यवस्था की शक्ति को स्थापित करने में भूमंडलीकरण के आर्थिक स्वरूप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मुक्त व्यापार, मुक्त बाजार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय निगमों, कंपनी का प्रसार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का निजीकरण उक्त आर्थिक भूमंडलीकरण के जो है मुख्य तत्व है। और इस प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य क्या है कि विश्व को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में परिवर्तन करना है और जिसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन, संस्थाओं तथा क्षेत्रीय संघों की बड़ी भूमिका रही है। तो यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे थे कि ये कॉल सेंटर का चित्र है, तो इसके बारे में जो है इसके इंपॉर्टेंस के बारे में और क्या है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी में इसका क्या योगदान है इसके बारे में पढ़ेंगे कि अभी जिस समय में हम लोग रह रहे हैं उस समय आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है आम जीवन पर भी साफ दिख रहा है। भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में जो बदलाव आया है उसका झलक जो है शहर, कस्बा और गाँव सभी जगह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कैसे कि वर्तमान दौर में जब 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र गति से हुआ, तो जिससे जीविकोपार्जन के कई जो है नए क्षेत्र खुले हैं। और सेवा क्षेत्र का मतलब ऐसी आर्थिक गतिविधियों से है जिसमें लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के बदले जो है पैसा लिया जाता है। जैसे यातायात की सुविधा, उसमें बस, हवाई जहाज़, टैक्सी, जो ओला, उबेर ये सब आप लोग करते हैं, ये सब भी क्या है कि आप हमें सेवा मिलता है और सेवा के बदले क्या हम लोग पैसा देते हैं। और बैंक और बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधा, दूर संचार, सूचना तकनीक, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, होटल, रेस्टोरेंट, बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल, वैसा स्थान जहाँ एक ही जगह जीवन की सारी अनिवार्य आवश्यक वस्तुएं मिलती है उसको क्या कहते हैं,
हैं, शॉपिंग मॉल कहते हैं। कॉल सेंटर वैसी जगह जहाँ किसी कंपनी से संबंधित सभी क्रियाकलापों के विषय में फ़ोन या इंटरनेट पर जानकारी दी जाती है इत्यादि। तो कॉल सेंटर के बारे में क्या खास है, जैसे पहले के ज़माने में अगर हम किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदते थे और वो अगर डिफेक्ट हो गया, ख़राब हो गया, तो क्या होता है, हम लोग उस दुकान पे जाते थे और फिर उस वहाँ पे जाके हम उसे बताते थे प्रॉब्लम या रिटर्न एक्सचेंज के बारे में। लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग सामान खरीद लेते हैं और फिर अगर कहीं पे उसमें रिपेयर का ज़रूरत है, ख़राब है, मान लें कि कोई वॉशिंग मशीन ही खरीद लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर नंबर दिया रहता है, उसको फ़ोन करते हैं, उसके कॉल सेंटर में लोग बैठे रहते हैं, फिर वो लोग हमारी समस्या को सुनते हैं और समाधान करते हैं। तो इससे क्या होगा कि भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला कि आप कहीं से भी चीज़ें मंगा सकते हैं और उस समस्या का समाधान आपका कॉल सेंटर के थ्रू से हो जाता है। तो क्या है कि उपयुक्त वर्णित जो है सभी क्षेत्र भूमंडलीकरण के दौरान काफ़ी तेज़ी से फैला है, जिससे लोगों को जीविकोपार्जन के कई नवीन अवसर मिले हैं। आप गांव में रहते हो या शहर में, देखते होंगे कि मोबाइल फ़ोन और उससे संबंधित सुविधाओं को देने के लिए कई छोटी बड़ी दुकानें खुल रही है, जिसमें कई लोग कार्य करते हैं। उन सभी को क्या है कि बहुत अच्छी आमदनी होती है। इस प्रकार कई निजी जो है प्राइवेट कंपनी या बैंक जो है, जैसे रिलायंस बैंक, ICICI बैंक, ये सब जो है निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। तो इसके लोग जो है आपको कई लाभकारी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही है जो बीमा क्षेत्र का विस्तार करके, जैसे बीमा क्षेत्र मतलब जो LIC लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो देते हैं, तो ऐसे करके क्या करते हैं कि वो बेचते हैं हमको, हमारे पास जो एजेंट आते हैं, तो सभी क्या करते हैं, बैंक में काम करते हैं। तो क्या करते हैं कि बीमा क्षेत्र का विस्तार हुआ, इससे जुड़कर क्या हुआ कि गांव या शहर के लाखों लोगों को है रोजगार भी मिला है। तो भारत या बिहार के पर्यटक स्थल जो है बोध गया, उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस दौर में रोजगार के कई नवीन अवसर जो है उपलब्ध हुए हैं, जैसे टूर एवं ट्रैवल एजेंसी, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल, ये सब क्या है कि नया अवसर प्रदान हुआ है। और सूचना और संचार के अंतर्गत ही आप ये देख सकते हैं कि निजी डाक सेवा, कुरियर सेवा, साथ ही 3-4 कंप्यूटर लगाकर एक दुकान में तुरंत तस्वीर दे देना, लिखित सामग्री को छापना, परीक्षा परिणाम की जानकारी देना, नवीन सूचना को प्रदान करना इत्यादि कई ऐसी चीज़ों एक साथ किया जाता है। और इस क्षेत्र में भारत और बिहार के हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरों को उसी अनुरूप में बढ़ाया है। उसकी पूर्ति हेतु नए नए सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका जो है चला रहे हैं। इस प्रक्रिया ने लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाया है। वर्तमान दौर में जो है भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन के बीच यही अंतर सामने है। इसी तरह क्या हो कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है विश्व अर्थतंत्र और विश्व बाजार के जिस स्वरूप की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। कैसे कि 1919 में जब विश्वव्यापी अर्थतंत्र में यूरोप के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का प्रभाव बढ़ा, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व व्यापार और राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक हो गया था, तो 1991 के बाद विश्व बाजार के अंतर्गत ही एक नवीन आर्थिक प्रवृत्ति भूमंडलीकरण का उत्कर्ष हुआ। और जो क्या है कि भूमंडलीकरण का उत्कर्ष है जो निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण से प्रत्यक्षता जुड़ा हुआ है। तो भूमंडलीकरण भी एक तरह से क्या था कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और आर्थिक उदारीकरण है ना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से प्रत्यक्षता जुड़ा हुआ था। भूमंडलीकरण ने संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को बना दिया। यानी कि 1991 में जब सोवियत रूस का जो है विघटन हुआ, तो उसका प्रभाव भी क्या है कि वो घट गया और अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। तो ये जो भूमंडलीकरण है, इसमें एक तरह से कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और इसमें क्या है कि अर्थतंत्र का केंद्र है संयुक्त राज्य अमेरिका को ही बना दिया। इसमें क्या हुआ कि अमेरिका का मुद्रा जो है डॉलर है और पूरे विश्व की मानक मुद्रा जो है वो डॉलर बन गई। तो हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं ना कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कितना कमज़ोर हो गई, डॉलर कितना मजबूत हो गया। तो ये इसी तरह से है, इसी का प्रभाव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु है और वो सबसे स्ट्रांग है, सबसे मजबूत है ना। और उसी से है पूरा देश का जो है अर्थ जो है इकॉनमी है, जो GDP और ये सब जो हम लोग करते हैं ना कैलकुलेट, वो इसी के आधार पर करते हैं। तो उसकी कंपनियों की पूरी दुनिया में कार्य करने की अनुमति मिल गई और जो संयुक्त राज्य अमेरिका कंपनी को है पूरी दुनिया में कार्य करने की अनुमति मिल गई। अर्थात भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने अमेरिका की केंद्रित विश्व अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। अमेरिका केंद्रित विश्व अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। आज विश्व एक ध्रुवीय स्वरूप को बदलकर प्रभावशाली देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक नीतियों के हिसाब से चल रहा है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब इतना मजबूत हो गया है कि पूरा विश्व जो है उसका ध्रुवीय स्वरूप बदल गया है और वो अमेरिका के आर्थिक नीतियों के हिसाब से ही चल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने अमेरिका के है जो नवीन आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया और जिसका असर आज जो है संपूर्ण विश्व में महसूस किया जा रहा है। तो आपका जो ये चैप्टर है यहीं पे समाप्त हो रहा है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले ही पब्लिश हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा साथ दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।